नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो जो दोस्तों मैंने बनाया है ना, उसका रेफरेंस आपको दूसरे जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं उसमें मिलेगा। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इन्वायरमेंट किस तरह से प्रभावित हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी दोस्तों कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके प्रभाव क्या हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो उसमें मैंने ये बताया था कि आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उस वीडियो में मैं एक वीडियो के माध्यम से समझा नहीं सकता था उसमें। तो ये बताया था मैंने कि आगे आने वाले वीडियो में मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि किस तरह से जो मानव गतिविधियाँ हैं, ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हो रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से चीज़ें किस तरह से प्रभावित हो रही है और आगे कैसे प्रभावित होगी। टाइम पे एक्शन लिया तो उसके परिणाम है बहुत डरावने होंगे। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में ये वीडियो बनाया दोस्तों मैंने। तो आप स्लाइड देख के आई थिंक समझ गए होंगे। और स्लाइड मैंने कुछ बहुत दिमाग लगाया दोस्तों इसमें कि स्लाइड ही आपको सब कुछ बता दे। जिन्होंने थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, वो तो समझ जाएगा कि ये स्लाइड क्या है। थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, फिर क्या मेजरमेंट लिए गए हैं। ठीक है, और ये मैं जो डायलॉग मार रहा हूँ, ठीक है, साइड में मैंने लिखा है इसे, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता, तो मैं बताऊंगा। घबराओ मत दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने अपना बेस्ट दिया है, एक ही स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। एक्चुअली क्या दोस्तों, आगे भी स्लाइड है इसमें, जो मैं बोल रहा हूँ बोलूँगा, जो समझाऊँगा वो सब स्लाइड में दिया हुआ है। वो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको नोट्स मिल जाए बनाए। ठीक है, आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़े। वो उसके लिए भी है जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें इन्वायरमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है। ठीक है, तो उनके लिए है। और जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, हमारा अर्थ क्या है, अर्थ की सिस्टम किस तरह से प्रभावित हो रहा, तो बस सुनो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऐसी डिटेल नहीं डाला है जो कि जो जिसका ये फील्ड है वही समझ पाए। मेरा मकसद है आम लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आपने इस स्लाइड को देखो दोस्तों। सबसे पहले मैंने डायलॉग मारा है, लिखा है इसमें, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इस डायलॉग का मतलब बहुत सारे जानते होंगे दोस्तों। ये डायलॉग क्यों मारा, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों हमारे सामने अगर एक समस्या है ना, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हम एक सोल्यूशन लेके आते हैं। और फिर समय के साथ साथ क्या होता है कि जब वो सॉल्यूशन ही जो समस्या का सॉल्यूशन दिया था, वो सॉल्यूशन ही एक प्रॉब्लम बन जाए, तो फिर हम एक और सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो यही है दोस्तों, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, और आप जो देख रहे होंगे थेनोस, सब आपने अवेंजर मूवी देखी होगी। थेनोस कौन है, कौन सा करेक्टर है, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सुपरमैन हैं, ठीक है, वो भी इसके सामने फीके पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। और इसमें कुछ लिखा है, मैंने थेनोस इक्वल टू लिया है क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज आप जानते हो दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ। क्लाइमेट चेंज होता है जो हमारा अर्थ का जो सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा चुका है। जो भी नेचुरल सिस्टम है, जो भी एक बैलेंस बना हुआ है, तो उस गड़बड़ा चुका है। तो उसके सिम्टम क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। बारिश का कम होना, ज़्यादा होना, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि डेजर्ट में भी फ्लड आ रहा है अभी यूएई में आपने देखा होगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे अर्थ का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों, उसका मैं एक अलग से सीरीज लेके आऊँगा, डोंट वरी। और पोल्यूशन है, पोल्यूशन आप जानते हो किस तरह, कितना पोल्यूशन हमारे आसपास है। जहाँ देखोगे वहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आएगा आपको। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, हर चीज़ पोल्यूट हो चुकी है दोस्तों। नेचुरल शुद्धता में हमको चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो थेनोस उसके बराबर एक बहुत पावरफुल इंसान है ये। तो एक ये जो समस्या है ना दोस्तों, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, एक बहुत बड़ी समस्या है। और इंसान ने अगर समय पर इसका कदम नहीं उठाए, मेजरमेंट नहीं लिया,
तो वो चीज़ होनी ही है, प्रलय आना ही है। चीज़ें ऐसी होगी कि इंसान इतना जो अपने आप को समझता है ना कि वो हर चीज़ कर सकता है, मैं चंद्रमा पे जा चुका हूँ, मैंने बड़े बड़े साइंस एंड टेक में इन्वेंशन कर दिए हैं, न्यूक्लियर बम बना चुका हूँ, मतलब साइंस और टेक के नाम पे समझता है कि बहुत कुछ कर लिया। वो चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें एक लिमिट से ऊपर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैनोस इज कमिंग, आर यू रेडी? इसका मतलब ये दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर सीवियर, आर यू रेडी टू फेस दिस? इसके जो कंसिक्वेंस होंगे, इसके परिणाम होंगे, अभी से ही आप भुगत रहे होंगे। 17 तरह की बीमारियां हो रही है, किसान लोग जो कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, उनकी फसलों में बहुत सारी बीमारियां लग रही है। ये तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, रियल कहानी है वो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के ऊपर, कि आज से 30-40 साल पहले दोस्तों, जो अर्थ का जो ओजोन लेयर जिसको बोलते हैं, उसमें एक होल हुआ था, और होल की वजह से कुछ समस्या आई थी और उसका मेजरमेंट लिया गया था, उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ कुछ स्टेप उठाए गए थे। तो वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। तो वो इसी में लिखा हुआ मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है, कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ, उसका सॉल्यूशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लेके आए सॉल्यूशन के रूप में। लेकिन फिर ओवर द टाइम, मतलब 30-35 साल बाद मान लो, क्लाइमेट चेंज मतलब 30-40 साल बाद क्या हुआ कि जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए थे ना दोस्तों, वही एक प्रॉब्लम बन गया। फिर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम किगाली एग्रीमेंट लेके आए। तो जो मैंने साइड में लिखा ना दोस्तों, आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसका मतलब यही है। मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ था, एक प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओवर द टाइम, ठीक है, एक प्रॉब्लम बन चुका है। अब उस प्रॉब्लम को और कम करने के लिए या फिर उसको शॉर्ट आउट करने के लिए किगाली एग्रीमेंट लेके आए। तो अब देख सकते हो दोस्तों, इसमें फिर मैंने लिखा है कि व्हाट नाउ नेक्स्ट, मतलब एक प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन फिर प्रॉब्लम बन जाता है, और फिर व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे जो होंगे कि यार ये ओजोन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ताकि ये स्लाइड देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन लेयर, सबसे पहले दोस्तों ओजोन लेयर क्या होती है, उसमें डिप्लेशन क्या होता है, फिर हमने क्या सॉल्यूशन दिए हैं, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है दोस्तों? ओजोन लेयर होती है दोस्तों, जो हमारा जो अर्थ का सिस्टम है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। आप देख रहे होंगे, हम जहाँ पर अर्थ की सरफेस पे रहते हैं उससे ऊपर जाते हैं तो हमको अर्थ का एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसमें गैसेज हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज हैं, आर्गन, हीलियम, इस तरह की बहुत सारी गैसें हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमने क्या है कि एटमॉस्फेयर को हमारी समझ के हिसाब से कुछ लेयर में डिवाइड कर रखा दोस्तों। तो वो लेयर क्या है? फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। तो सेकंड लेयर में ओजोन लेयर की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो क्या है कि जैसे ओजोन लेयर 100% है तो 10% ट्रोपोस्फेयर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन 90% जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो वहाँ जो वो एक ऐसी लेयर जहाँ पर ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वही ओजोन लेयर है दोस्तों। ये तो होगी ओजोन लेयर की बड़ी बड़ी बात। मतलब ओजोन लेयर की जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो ना दोस्तों, मतलब अर्थ से 12 से 15 किलोमीटर से लेके 40-50 किलोमीटर तक की जो हाइट है ना, उसके बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है। एक लेयर है जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है और उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो मैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं दोस्तों आगे बताता हूँ। ये तो ओजोन लेयर होगी दोस्तों। अब ओजोन लेयर में होल हो गया, मतलब ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओजोन लेयर है दोस्तों, जो कि गैस है, ओजोन गैस है, उसकी लेयर बनी हुई, उसमें डिप्लेशन आ गया, वो थीन हो गई, वहाँ पे होल पड़ गया। तो होल पड़ने से क्या हुआ दोस्तों, जो अर्थ से, जो सन से कुछ हार्मफुल रेडिएशन आता है जिसको यूवी रेडिएशन बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन बोलते हैं। वो अब ओजोन लेयर पे ना रुक के वो सीधे पृथ्वी पर गिर रही है, अर्थ की सरफेस पे गिर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वो जो रेज होती है ना दोस्तों, बहुत हार्मफुल होती है। उससे कैंसर,
जीनेटिक डिसऑर्डर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना दोस्तों, वो सब प्रभावित होते हैं उससे। कैंसर तक हो जाता है, जीनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, लिविंग स्पीशीज़ का रहना मुश्किल हो जाता है, कैटरैक्ट आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बहुत सारी समस्या हो सकती है दोस्तों उससे, तो होने भी लग गई थी। तो साइंटिस्ट ने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना। अब ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना, उसके साइड इफेक्ट मैंने बता दिए कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना मतलब होता है कि दोस्तों वो जो यूवी रेज है, रेडिएशन है, वो सीधे जो सन से निकल रही है वो सीधे पृथ्वी पर आ रही है, जो कि अगर ओजोन लेयर होती तो वो पृथ्वी पर ना आती, बीच में ही उनको अवरोध कर देता ओजोन लेयर। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है ना दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ओजोन लेयर में, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कुछ हम गैसें रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कुछ गैसें रिलीज कर रहे हैं, वो गैसें ओजोन लेयर की जो परत है ना दोस्तों, उसको थिन कर रही है, ओजोन लेयर को वहाँ से हटा रही है। जब ओजोन लेयर हटेगी तो क्या होगा दोस्तों, सन की रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आएगी, तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। तो ये है दोस्तों, मतलब आज से 1985 की समय की बात है दोस्तों। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है। अगर इसको टाइम पे इसका एक्शन नहीं लिया गया तो आगे आने वाले समय में ये बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, बहुत ही इसके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। तो एक उस समस्या थी दोस्तों, उसको सॉल्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था। कोई रीजनल लेवल पे नहीं हुआ था दोस्तों, कि नेशनल लेवल पे नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक समस्या किसी एक कंट्री की नहीं है, 2 कंट्री 4 कंट्री की नहीं है। ये समस्या पूरे जो ग्लोब है ना, वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की समस्या थी। तो सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 1987 में ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन ये किया गया है दोस्तों कि जो ओजोन लेयर को जो गैसें प्रभावित करती है, ओजोन लेयर को जो गैसें ब्रेकिंग डाउन करती है ओजोन लेयर का, जिसमें ओजोन लेयर में जिन गैसों की वजह से होल होता है, उस गैसों का प्रोडक्शन हम रोक देंगे, उन गैसों का यूज़ हम रोक देंगे। तो कुछ गैसें होती है जैसे दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी क्या गैस है, जैसे हेलोजन गैस होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है, CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, बहुत सारी गैस होती है दोस्तों। एरोसोल भी होते हैं। तो ये जो गैसें होती है दोस्तों, अगर हम इंडस्ट्रियल में हैं, फ्रिज, AC, इन चीज़ों में इन गैसों का यूज़ होता है। जब तो इन गैसों का यूज़ होता है, तो जब इन गैसों का एमिशन इन्वायरमेंट में होता है तो ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में जाके ओजोन लेयर में होल क्रिएट करती है दोस्तों। तो एक बड़ी समझ के हिसाब से बताता हूँ दोस्तों, 1 एटम ऑफ फ्री रेडिकल क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन ब्रेकिंग डाउन द 1 लाख एटम्स ऑफ ओजोन लेयर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, हमने एक एटम फ्री रेडिकल्स एमिट किया, पर्यावरण में छोड़ा, उसने कितना गुना उसका प्रभाव दिखाया, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइम चलता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने गैस छोड़ी, उस काफ़ी सेडिमेंट मतलब वो डिपॉजिट हो गई अर्थ के सरफेस पे और उसका कोई प्रभाव नहीं। ये लॉन्ग टाइम चलती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर। वो जो फ्री रेडिकल्स हम एमिट करते हैं इन्वायरमेंट में, वो कभी डिपॉजिट नहीं होते ही नहीं है, कभी सेटल डाउन होते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बारिश हुई तो सारे फिर वापस धरती पे आ गए, ऐसा नहीं होता उनके साथ। तो उसका सॉल्यूशन ये किया गया है दोस्तों कि आगे से जो भी कुछ गैसें थी दोस्तों, जैसे CFC जो मेन गैस थी ना उस टाइम पे, उसको बैन किया गया कि CFC का यूज़ नहीं करेंगे। और फिर समय के साथ साथ एक और गैस थी HCFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और पहले वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन 2 गैसों को समय के साथ साथ बैन कर दिया दोस्तों। तो बैन करने से इसके थोड़े पॉजिटिव आउटकम हुए दोस्तों। ओजोन लेयर में जो छिद्र था वो रुक गया, या फिर ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी वो थोड़ी बढ़ने लगी, रिकवर करने लगी। तो ऐसी रिपोर्ट भी आई थी दोस्तों। तो अभी वो था जो हमने सॉल्यूशन किया था कि मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन आगे चल के दोस्तों क्या हुआ, उस टाइम पे क्या था कि जो गैसें
ओजोन लेयर में होल करती है उनको तो बैन कर दिया, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए ना दोस्तों। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जहाँ पर वो गैसें यूज़ हो रही है जिनका एप्लीकेशन, जैसे एसी में, तो एसी चलाना तो बंद नहीं कर सकते इंसान, ठीक है, ज़रूरत है। ऐसे ही फ्रिज है, तो फ्रिज को यूज़ करना तो बंद नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट ने क्या है कि कुछ गैसें डेवलप की कि यार इनकी जगह ये गैसें यूज़ करेंगे तो ओजोन मतलब ये इतनी हार्मफुल नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत रहेगी लेकिन इनका इम्पैक्ट कम ही रहेगा, ठीक है। तो वो गैसें जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, कुछ ऐसी गैसें थी दोस्तों, उनको परमिशन दी गई, तो ये हुआ सॉल्यूशन दोस्तों। लेकिन क्या होता है आगे समय के साथ साथ 30-40 साल के बाद साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट आती है ना दोस्तों, ये रिपोर्ट में ये आता है कि जो हमने सॉल्यूशन किया था मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, वो सही ढंग से तो आगे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसे पता चलती है दोस्तों। साइंटिस्ट ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जो रिपोर्ट आई ना दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि जो गैसें हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी रेफ्रिजरेटर में हो गया, फ्रिज में हो गया, एरोसोल स्प्रे में हो गया, वो गैसें अभी ओजोन लेयर में होल तो नहीं कर रही है, लेकिन वो गैसें सेम गैसें क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब जो गैसें पहले ओजोन लेयर होल क्रिएट कर रही थी, उन गैसों को बंद किया, कुछ गैसें नई यूज़ करना शुरू किया, तो वो नई गैसें समय के साथ ये पता चला कि ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा। तो फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि यार एक सॉल्यूशन हमने किया था वो एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2016 में दोस्तों एक एग्रीमेंट किया गया। उस एग्रीमेंट में ये किया गया कि जो गैसें हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह फिर कुछ और दूसरी गैसें यूज़ करना करेंगे। मतलब कुछ एन नंबर ऑफ गैसेज यूज़ करते थे दोस्तों, उन पे बैन लगा दिया। जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उस पर बैन लगा दिया कि इस गैस को हम यूज़ नहीं करेंगे, अब दूसरे करेंगे। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो अभी भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों, मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने के लिए हमने एक सॉल्यूशन मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट किया। तो उसका आउटकम ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा उससे हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज ना हो उसके लिए हमने किगाली एग्रीमेंट किया कि यार कुछ और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें क्या है कि हम जितना ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो हमारे इस शरीर को और भोगी बनाएं और सुविधाएं बढ़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए दोस्तों। अगर नहीं रोका गया तो समस्याएं तो बढ़ती जाएगी। और अभी ही अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी आने वाली सीरीज में वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेके आऊँगा जो आपको अगर आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि चीज़ें हो रही है और हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट्स क्लियर कर पाया हूँगा, ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ जिसमें आपके लिए यूज़फुल रहेगी, आप उससे कुछ सीखोगे। ओके दोस्तों, तो हाँ, जो मैंने स्लाइड बनाई वो देख लो दोस्तों। तो थैनोस इज कमिंग, आर यू रेडी। मैं ऑलरेडी सारी पिक्चर आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। तो इसमें ये स्लाइड मैंने सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए बताई दोस्तों। थैनोस इज लाइक क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, ठीक है। नाउ इट इज़ कमिंग, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है। और उसके बहुत सारे कंसिक्वेंस हो रहे हैं, थ्रेट्स हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम रेडी नहीं है उसके लिए। इसीलिए मैंने बोला आर यू रेडी। नो, वी आर नॉट रेडी बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, वी आर नॉट टेकिंग केयर, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। हम बस भोगी बन रहे हैं, चीज़ों को भोग रहे हैं। जितना ज़्यादा सुख सुविधाएं हो सकती है, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट कट हो सकते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड डेवलप हो, वहाँ रोड बने, वहाँ सिटी बने, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये ब्लाइंड रेस चल रही है दोस्तों, ठीक है। वी आर नॉट रेडी। The Thanos is coming and he is inevitable. He will come definitely. डायलॉग याद रखना दोस्तों, ये वो बला है जिसको कोई रोक नहीं सकता आने से। अगर रोक सकता है, अगर ह्यूमन ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए, अगर नहीं लिए तो ही विल कम और
कैटास्ट्रोफिक फेलियर होगा दोस्तों, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा प्रलय आएगा जिसको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंसान संभाल नहीं पाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ये हकीकत है। और ऐसी समस्याएं आने वाले 40-50 सालों में पक्का होने वाला है ऐसा। और वो 1 साल 2 साल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस सिस्टम को तबाह करने में हमने लगभग 400-500 साल लिए दोस्तों। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है ना, तब से हम इस इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना रेट ऑफ अपना जो एक्सप्लॉइटेशन हो गया ना, तो वो उसकी वजह से और जो प्रलय आएगा ना दोस्तों, वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं होगा, वो आएगा धीरे धीरे आएगा, बढ़ता जाएगा। और वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 100 साल 200 साल 400 साल कहीं कितने टाइम तक रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। तो वो सिचुएशन किस तरह की चैलेंजिंग होगी दोस्तों। वो थोड़े से टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि कोविड महामारी आई थी, ठीक है, सेकंड वेव आई और आके चली गई, हम फिर वापस से नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा थोड़े से टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अर्थ का जो सिस्टम है ना, बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। और वो अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग था, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं था, ना के बराबर था। लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ लास्ट 2-3 सालों में, तब से हमने टेक्नोलॉजी और साइंस का माध्यम से ऐसी ऐसी मशीनें बनानी, ऐसी इंस्ट्रूमेंट बना लिए कि हम अर्थ के रिसोर्स को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी ग्रिडनेस को पूरा करने के लिए। तो हमने 4-5 सालों में पूरे अर्थ को तहस नहस कर दिया है, हर चीज़ पोल्यूट कर चुके हैं, हर चीज़ मतलब जो बैलेंस है ना, हमने पूरा बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो अब उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगे ना दोस्तों, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है। और ऑलरेडी उसके वार्निंग साइन आने हो चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि मतलब जो होता है ना, अब पानी अब गले से ऊपर आने वाला है। अगर अभी भी एक्शन नहीं लिए तो आगे आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, प्रलय आने वाली दोस्तों।